नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 2 पतंग, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात अब इसका प्रश्नोत्तर और इन प्रश्नों को करने के लिए पाठ के भावार्थ को अच्छी तरह समझने के बाद निश्चित रूप से अब आप भावार्थ को समझ चुके हैं, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आप बड़ी सहजता से दे लेंगे। प्रश्न 1, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। कविता में देखिए, कविता की शुरुआती पंक्तियां ही सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, यानी भादो माह जिसमें तेज बौछारें होती हैं, वर्षा ऋतु अपने चरम उत्कर्ष पर होती है, तो सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, यानी वर्षा ऋतु के बाद प्रकृति का जो भी परिवर्तन है उसे अपने शब्दों में प्रकट करना है। यानी भादो के बाद शरद ऋतु आने पर किस तरह से इन पंक्तियों को पढ़ने से स्पष्ट है कि किस तरह से खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु के आने पर जो भादों में चारों तरफ अंधकार, अब शरद ऋतु के आने पर वही प्रकाश में परिवर्तित हो गया है और सवेरे का सूरज जो है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। और शरद ऋतु के आगमन पर वर्षा ऋतु में जो गर्मी के पश्चात वर्षा होने पर उमस और इस तरह की का जो वातावरण था वो अब पूरी तरह से उमस जो वातावरण में थी वो समाप्त हो गई है और ऐसा लगता है कि जैसे शरद ऋतु अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज गति से चलाते हुए। यानी पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि सवेरे का सूरज जो है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल सुनहरा दिखाई देता है और शरद ऋतु के आगमन पर जो वर्षा ऋतु का वातावरण उमस से भरा हुआ था वो समाप्त हो जाता है और वातावरण पूरा साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। आकाश पूरा स्वच्छ हो जाता है, इसलिए चारों तरफ साफ और धुला हुआ सा दिखाई देता है और धूप अभी तक जो वर्षा ऋतु के कारण तेज नहीं थी, अब वो चमकीली और तेज धूप दिखाई देने लगती है और फूल चारों तरफ लग जाने की वजह से तितलियां फूलों पर मंडराती रहती हैं। इस प्रकार से वातावरण में परिवर्तन दिखाई देते हैं। अपने अनुसार अपने शब्दों में पॉइंट में करके इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। कविता में देखिए, पतंग के लिए सबसे पतली दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यानी ये आपको अपनी सोच के आधार पर बताना है कि इन विशेषणों का प्रयोग कवि ने क्यों किया है। यानी कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है, इसके माध्यम से कवि यह बताना चाह रहा है कि पतंग की विशेषता तथा बच्चों की जो चेष्टाएं हैं वो समान है। यानी जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं उन्हें वो बताना चाह रहा है। बच्चे भी हल्के होते हैं और उनकी कल्पनाएं भी पतंग की तरह रंगीन होती हैं। वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं।
इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी और हल्की होती हैं और वे आकाश में बहुत दूर दूर तक जाती हैं। उसी तरह से बच्चों के भी पैर कहीं नहीं रुकते हैं और वो हर समय गतिशील रहते हैं। यही सब कारण है कि कवि इन सब विशेषणों के माध्यम से पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है। यानी सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, पतला कागज और सबसे पतली कमानी, इनके माध्यम से कवि बच्चों और पतंग की समानता के विशेषण को ढूंढना चाह रहा है। इसलिए वह इन विशेषणों का प्रयोग करके पाठक को संतुष्ट करना चाह रहा है। प्रश्न 3, बिंब स्पष्ट करें। इस पूरी कविता में कवि ने बिंबात्मक माध्यम से कविता को स्पष्ट किया है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें बिंब स्पष्ट करना है और इस अंश में कवि ने स्थिर व गतिशील आदि दृश्य बिंबों को बताया है और इन बिंबों को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे तेज बौछारें, ये गतिशील बिंब का उदाहरण है जो गतिशीलता को प्रकट कर रहा है। इसलिए तेज बौछारें, ये इसमें गतिशील बिंब होगा। सवेरा हुआ, यानी सवेरा होने के पश्चात जो स्थिर हो गया है, तो इसमें स्थिर बिंब। इस प्रकार से कवि इन बिंबों यानी इन उदाहरणों के माध्यम से, इन उपमाओं के माध्यम से कविता को प्रकट कर रहा है। खरगोश की आंखों जैसा सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें भी स्थिर बिंब होगा। और शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आ रहा है यानी गतिशीलता को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसमें गतिशील बिंब का प्रयोग है। और नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये भी गतिशील बिंब का उदाहरण है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से इसमें घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए श्रव्य बिंब। श्रव्य यानी सुनाई देने वाला। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और इसमें स्पर्श दृश्य इन दोनों का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इसमें भी गतिशीलता का भाव है, इसलिए इसमें गतिशील बिंब होगा। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी उसके मुलायम होने का एहसास जो है वो स्पर्श के माध्यम से होगा, इसलिए इसमें स्पर्श श्रव्य, स्पर्श और दृश्य बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके, इसमें गतिशीलता का भाव है, इसलिए इसमें गतिशील बिंब। पतंग ऊपर उठ सके। इस प्रकार से अपनी सोच के आधार पर कवि ने किसमें कैसे उपमा करते हुए किन बिंबों को माध्यम बनाते हुए इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। प्रश्न 4, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यानी रुई, कॉटन।
कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। यानी कपास व बच्चों के मध्य जो संबंध कवि बताना चाह रहा है वो स्पष्ट है। जिस तरह से बच्चे कोमल नाजुक, ठीक उसी तरह से कपास भी हल्की मुलायम गद्देदार व चोट सहने में सक्षम है। जैसे कपास को जितना भी डंडे से पीटो या जो भी, वो आसानी से उसे सहने में सक्षम है। उसी प्रकार से बच्चे भी किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर उसको बड़ी सहजता से उसे स्वीकार कर लेते हैं। और कपास की प्रकृति यानी उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो भी निर्मल व निश्चल होता है। कपास सफेद रंग की होती है और बहुत ही मुलायम यानी निर्मल व निश्चल। उसी तरह से बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई छल कपट का भाव नहीं होता और बहुत ही कोमल होते हैं और उनमें भी चोट सहने की क्षमता होती है। यानी चोट लगने के बाद थोड़ी देर बाद ही खेलने में लग जाना उनका स्वभाव होता है। उसी प्रकार से कपास का भी, और उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। इस तरह से कवि कपास व बच्चों के संबंध को बता रहे हैं। यानी दोनों की जो विशेषताएं हैं एक समान है। प्रश्न 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वे भी यानी बच्चे भी उड़ रहे हैं। यानी बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जिस तरह से पतंग आकाश में हल्की होने के कारण ऊंचाई तक जा रही है, उसी तरह से पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। यानी पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का परिचय दे रही है कि जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन खुश होता है, पतंग की ऊंचाई के साथ साथ उड़ता रहता है और पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। यानी सीटियों और किलकारियों का चारों तरफ उत्साह भरा वातावरण रहता है और पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरे लेता रहता है। जैसे पतंग हवा के साथ हिलोरे लेती रहती है, उसी तरह से बच्चों का मन भी उत्साहित रहता है, हिलोरे लेता रहता है। वह भी आसपास की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, यानी अपने जीवन में हर लक्ष्य को पा लेना चाहता है और इस कार्य में बच्चे रास्ते की किसी कठिनाई का भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पतंग उड़ाते समय छत के किनारों पर जाने का उनका जो डर रहता है, उस पर ध्यान ना जा करके बल्कि पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने में पूरा ध्यान रहता है। इस प्रकार से बच्चों की उड़ान और पतंग की उड़ान में संबंध बनता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच भी जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इन पंक्तियों के आधार पर पहला प्रश्न, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य यानी क्या अर्थ है? यानी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है, पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं और उनकी पैरों की जो आहट होती है उससे एक जो
ध्वनि निकलती है, जो संगीत उत्पन्न होता है, यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। यानी उनके पैर, जिसमें उन्होंने कोई चप्पल जूते नहीं पहन रखे हैं, यानी उन्हें किसी तरह का डर नहीं है, तो नंगे पैर जब वो छत पर दौड़ते हैं तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो मृदंग की तरह होती, यानी पूरे वातावरण को आशान्वित करने वाली होती है। और यह संगीत बच्चों के का शोर जो है वो चारों दिशाओं में जो गूंजता रहता है, वो मृदंग की तरह प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? इस प्रश्न का उत्तर आप सब अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे और निश्चित रूप से आपका उत्तर यही होगा कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत बिल्कुल कठोर नहीं लगती, क्योंकि अपने कार्य के प्रति जो समर्पण की भावना, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही होता है। हमें कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास ही नहीं होता और हम पतंग के साथ ही खुद को भी उड़ता हुआ महसूस करते हैं। यानी पतंग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी अपने लक्ष्य के निकट आते जा रहे हैं, उसे आसानी से पाते जा रहे हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? यानी जैसे जब बच्चे पतंग उड़ाते रहते हैं और छतों के किनारों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद भी जब उनका जीवन बचा रहता है तो वो और अधिक निडर हो जाते हैं। यानी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। यानी हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा जो आत्मविश्वास है, वो पहले से और अधिक बढ़ जाता है और हमें साहस व निडरता का भाव आ जाता है और भय हमसे बहुत दूर हो जाता है। इस प्रकार से पाठ के अभ्यास कार्य के जो प्रश्न हैं, उन्हें कविता को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखेंगे और कविता के आसपास के प्रश्नों के उत्तर इसे आप मौखिक रूप से कर लीजिएगा। इसे आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। आसमान में रंग बिरंगे पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? इसे अपने शब्दों में। और रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, इस पर चर्चा करें। यानी इन सब प्रश्नों को हम अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।